हेलो डियर स्टूडेंट, हम रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान इसका अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट अपना चल रहा था संविधान की विशेषता। तो जो संविधान की विशेषता में हम अगली विशेषता पढ़ते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। अगली विशेषता कौन सी है? स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो इसमें हम पढ़ते हैं इसमें क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। तो संविधान की सर्वोच्च जो प्रजातंत्र की रक्षा है, सर्वोच्चता प्रजातंत्र, ठीक है ना। सर्वोच्चता प्रजातंत्र की जो रक्षा है वो जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। पहला तो क्या है, सर्वोच्च प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। दूसरा जो मौलिक अधिकार है, जो अपने मौलिक अधिकार दिए गए हमने पढ़े थे, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए, ठीक। तो देखो स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब क्या है? संविधान की सर्वोच्चता प्रजातंत्र की रक्षा, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में संवैधानिक व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था क्या है? न्यायपालिका। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो भारत का राष्ट्रपति है, इधर ले लेते हैं, जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, तो इनके जो जज है मतलब न्यायाधीश है, इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है कि सर्वोच्चता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक मतलब व्यवस्था की गई है। और वो कौन सी है? स्वतंत्र न्यायपालिका। अब न्यायपालिका कौन? कोर्ट, अदालत, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय जो अपने सेंटर में होती है दिल्ली, उच्च न्यायालय जो हर एक स्टेट में होता है, राज्य में, ठीक है ना। तो इनकी जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी नियुक्ति की जाती है। उन्हें संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब अगर मान लो ये न्यायाधीशों को अपन हटा सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ताकत है वो जनता की है। मतलब जो अपने देश का संविधान है उसमें जितनी भी शक्ति है वो किसकी है? जनता की है। तो इन न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, लगाता तो कौन? इनको राष्ट्रपति लगाता है। हटा कौन सकता है? तो इनको महाभियोग एक मतलब आगे आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा मैं, फिलहाल इतना पढ़ो, महाभियोग द्वारा इनको हटाया जाता है। देखो जैसे जैसे मैं लिखता रहूं ना, जैसे आपको एक चीज बता, जैसे सर्वोच्च प्रजातंत्र की रक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई है, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा गया है। तो जैसे मैं बोलता रहूं तो वैसे इनको आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जज की। और महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ लगता है? संसद में। कहाँ लगता है? तो ऐसे बोल सकते हैं संसद में महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्था के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को न्यायिक उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार है। भाई यदि अगर मान लो कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्था के कानून, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, ठीक है ना, चाहे वो सरकारी आदमी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर वो क्या कर सकता है? कार्यपालिका के आदेश की, व्यवस्थापिका के कानून की तथा संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कर सकती है? न्यायिक उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार है। और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद, अब अनुच्छेद कौन सा है? 32, अनुच्छेद 32, नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या है? पुनरावलोकन द्वारा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा जैसे लेखों को जारी किया जा सकता है और न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं की गई। मतलब अगर कोई मूल अधिकारों का हनन होता है तो इनकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत हम रिट जारी कर सकते हैं, मतलब अपनी याचना दायर कर सकते हैं कोर्ट में,
ठीक है ना, रिट जारी कर सकते हैं और उसके अलावा हमें न्याय मिलेगा। और जिस व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों का हनन हो रहा है उसको सजा का प्रावधान, दंड का प्रावधान भी दिया जाएगा। तो ये अपने स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता है, मतलब जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में भी है भाई। अब इसको एक बार पूरा एक साथ एक तो सर्वोच्चता और प्रजातंत्र की रक्षा, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए क्या है, एक संवैधानिक व्यवस्था की गई है, वो क्या है, न्यायपालिका। राष्ट्रपति तो अब इनके जो हेड है सब, जैसे कोर्ट है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो इनकी जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तीसरी बात, संसद में महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 द्वारा रिट जारी की सकती है, याचना दायर की जा सकती है। और जिस व्यक्ति द्वारा अधिकारों का हनन होता है, जिस व्यक्ति के द्वारा किसी भी नागरिक का अधिकारों का हनन होता है तो उसको दंड का प्रावधान किया जाता है। उसको क्या है कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, मतलब उसको जेल में डाल दिया जा सकता है, उसको दंड का प्रावधान उसके लिए होता है, जुर्माना भी हो सकता है, किसी को किसी भी तरह की उसको सजा मिल सकती है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, अगली विशेषता पढ़ते हैं, विश्व शांति का समर्थक। अगली विशेषता कौन सी है, विश्व शांति का समर्थक। ठीक, इसमें देखो, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। कौन से सिद्धांत को, वसुधैव कुटुंबकम। इस सिद्धांत को अपनाते हुए क्या है कि जो भारतीय संविधान ने विश्व शांति का समर्थन किया। वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। तो देखो, वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है इसको अपनाते हुए जो भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया है, और इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। इसके अलावा देखो, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51, आर्टिकल्स 51 किसमें है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार। अब आर्टिकल 51 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसके अनुसार क्या है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। फिर नीति निर्देशक तत्व ये दिए गए किसी न किसी उद्देश्य से दिए होंगे। एक शांतिपूर्ण, एक मतलब अच्छा राज्य है, एक अच्छा राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए अनुच्छेद 51 के अंदर, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंधों की स्थापना, न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना, ये इसका किसका उद्देश्य, जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का जो उद्देश्य है, मतलब आर्टिकल 51 नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करना, इसका नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यही है। भारत मतलब किसी देश की सीमा व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है और नहीं अपने देश में किसी को हस्तक्षेप वो बर्दाश्त करता है। मतलब क्या है कि भाई आराम से रहो, मतलब प्यार से रहो और रहने दो, उसका सिद्धांत है। मैंने तो ये किसी की बॉर्डर में हस्तक्षेप करना चाहता है और नहीं अपनी बॉर्डर में अगर कोई हस्तक्षेप कर सकता है तो उसको बर्दाश्त भी नहीं करता। भारत सरकार ने इसी भावना के अनुरूप पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अपनी 2 विशेषता हो गई, विश्व शांति और समर्थक की विशेषता भी अपनी कंप्लीट हो गई। आगे पढ़ेंगे हम एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ठीक है ना, अगली विशेषता। एकल नागरिकता मतलब क्या है, भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। कौन सा शासन है भारतीय संविधान में, संघात्मक शासन, मतलब संघ का शासन। मतलब भारतीय संविधान में क्या है कि कहीं भी यही नहीं लिखा, किसी राज्य का नाम नहीं लिखा। और भारत में भारतीय संविधान है उसके अंदर भारत को कभी एक देश नहीं बोला गया कि भारत एक क्या है, देश है, बल्कि क्या गया है, एक राज्यों का संघ, ठीक है ना। आर्टिकल्स 2 में, अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया, भारत को एक राज्यों का संघ
बताया गया है। और यहाँ पे कौन सी प्रणाली है, संघात्मक शासन की प्रणाली है। और सामान्यतः संघ राज्य में के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, प्रथम संघ की और नागरिकता और द्वितीय राज्य की नागरिकता। अब देखो संघ, संघ का मतलब क्या, भारत, ठीक है ना। इसके अलावा राज्य, जिस राज्य में पढ़ते हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो देखो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में क्या है कि दोहरी नागरिकता है। जैसे एक तो भारत, एक तो अमेरिका की नागरिकता, दूसरी उस जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य की नागरिकता। लेकिन अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसे, ये किसी भी राज्य का व्यक्ति हो वो सिर्फ क्या कहलाएगा, ओनली इंडियन। उसको किस देश की मान्यता है, बस नागरिकता है, ओनली भारत की नागरिकता है। मतलब क्या है कि जैसे अमेरिका में स्टेट और सेंटर, संघ, ठीक है ना, तो इसकी भी नागरिकता होती है और राज्य की भी नागरिकता होती है। लेकिन अपने भारत में क्या है, ओनली सेंटर की नागरिकता है, जबकि स्टेट की नागरिकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए क्या है कि जो संघात्मक शासन है उसमें क्या कहा जाता है, माना जाता है कि भाई दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, एक तो अपने देश की और एक अपने राज्य की। बट अपने यहाँ पे क्या है कि अपने राज्य को नहीं मानते, अपना सिर्फ क्या है, एक देश है इंडिया, ठीक। तो अपने यहाँ पे कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता। तो देखो, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है। भाई जैसे सपोज करो राज्य की नागरिकता में राजस्थान का, एक मध्य प्रदेश का है। अब क्या है, सेंटर की नागरिकता तो दोनों पास है, इंडिया, ठीक है ना। अब क्या है, ये दोनों राज्य क्या है, अब ये बगावत कर सकता है कि मेरी भाषा अलग है, ठीक है ना, मेरे यहाँ की जलवायु अलग है, मेरे यहाँ पे खनिज ज़्यादा निकलते हैं, सारा मतलब खनिज जो मेरे यहाँ से निकलता है, जंगल ज़्यादा है मेरे पास खेती ज़्यादा होती है सब। अब इसके बाद अच्छी पैदा, मतलब ये राज्य क्या है, अपने बगावत कर सकता है और अपने एक अलग देश बनाने की जंग छेड़ सकता है। अब इसमें क्या है, इनकी एकता को टूटने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। इनकी एकता को मतलब बनाए रखने में ये क्या होगा, बाध्यकारी होगा। इस वजह से क्या है कि जो ओनली, चाहे राज्य कैसा भी हो, कैसी भी लैंग्वेज हो, उस राज्य को भारत से मतलब देश से अलग होने की अनुमति नहीं है। हाँ, अगर भारत देश चाहता है तो वो अलग हो सकता है, लेकिन उसकी मर्जी के बिना ये अलग नहीं हो सकते। इसलिए क्या है कि राज्यों का संघ है भारत, न कि एक अलग से एक कोई देश नहीं है, ये राज्यों का संघ है। और किसी भी राज्य को से अलग होने की अनुमति नहीं है, अपने भारतीय संविधान में पहले ही लिखा गया है। अगर हमारा दोहरी नागरिकता होती तो इनमें क्या है, आए दिन झगड़े होते हैं भाषा को लेके, धर्म को लेके। भाई किसी जगह मोमडन ज़्यादा, किसी जगह सिख ज़्यादा, किसी जगह पंजाब है, पंजाब में सिख ज़्यादा है, तो अपने धर्म को लेकर अलग राज्य अलग देश बना सकते हैं। तो उस वजह से क्या है कि उनके राज्य की मान्यता नहीं है। भाई तुम्हारे राज्य के नहीं हो, तुम सिर्फ क्या हो, ओनली इंडियन हो, और आपको इंडिया से अलग होने की कोई अनुमति नहीं है। अब आगे देखो, आगे पढ़ते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में संघ राज्य की स्थापना करते हुए एकल नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया। मतलब क्या है, संघात्मक शासन तो है, संघात्मक शासन तो है, लेकिन नागरिकता कौन सी है, एकल नागरिकता। तो पंजाब के होंगे आप, होंगे तो पंजाब के रहने वाले, मध्य प्रदेश के होंगे तो मध्य प्रदेश के होंगे, बट तुम्हारे पंजाब में होंगे सारे सरदार होंगे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सारे बीली होंगे, ठीक है ना, आदिवासी होंगे। लेकिन तुम कहीं के भी हो, तुम कहलाओगे क्या, भारतीय, न कि एक पंजाबी, न कि एक राजस्थानी, ओनली क्या कहलाओगे, भारतीय। तुम्हें सिर्फ एक मान्यता मिली हुई है, इसकी भारतीय की। आगे बात सुनो, इसलिए अपनी क्या है, तीसरी विशेषता एकल नागरिकता। अगर पढ़ते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसके बारे में पढ़ते भाई, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो देखो, नीति निर्देशक तत्वों में यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना व आदर्श निश्चित किया गया है। भाई नीति निर्देशक जो तत्व जोड़े गए थे अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, क्या जोड़े गए थे, नीति निर्देशक तत्व। तो इसका उद्देश्य क्या था, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाए। भाई क्या है, जब तक नागरिकों की जरूरतें पूरी नहीं होगी तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी। भाई लोगों का कल्याण तो हो ही नहीं रहा, तो भाई लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब हो गया कि भाई नागरिकों को भी क्या है, अपने देश के प्रति मतलब ईमानदार होना चाहिए
उसी प्रकार से सरकार को भी अपने जो देश के नागरिक है उनके प्रति ईमानदार होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व सबके लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया गया है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य था। तो अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। उनका उद्देश्य इनका उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसके अंतर्गत क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये क्या कार्य कर रही है भाई लोक कल्याणकारी राज्य करने के लिए, राज्य बनाने के लिए इनका क्या काम है? तो देखो, नागरिकों को क्या है, नागरिकों को क्या क्या दे रही है? पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। आगे बात समझ में? तो अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था? कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार का क्या काम था? नागरिकों को पौष्टिक भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाना इनका उद्देश्य है। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जो अपने देश के नागरिक है उनके जीवन स्तर को क्या है? ऊंचा उठाना। मतलब जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से मतलब क्या है? कि उनको अच्छा भोजन दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे वस्त्र दो, जिससे कि उनमें जागरूकता होगी, और जागरूकता होगी तो आगे चल के वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। आगे बात समझे? तो नागरिकों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उठाए। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। आगे बात समझ में? इसके अलावा देखो, जहां तक संभव हो आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। आर्थिक समानता मतलब सबको एक जैसे देखे, कोई बड़ा है कोई छोटा है ऐसा नहीं, ठीक है ना। बस जैसा भी है वो देश का नागरिक है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, पैसे कम हो पैसे ज्यादा हो, पर उसको क्या है? एक समान नजरों से देखा जाए। केंद्र और राज्य सरकारी संविधान में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जिसके लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया गया है, ठीक है ना। मतलब नई नई योजनाएं बनाई जाती है। योजना अब पहले जैसे क्या है कि जैसे सड़कों पे लोग भूखे रहते थे, खाना पीना नहीं मिलता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो एक योजना चले अन्नपूर्णा रसोई, एक वैन चलाई गई थी। इसके माध्यम से क्या है? 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन थाली। इससे क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन मिले। अब आने वाले टाइम में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जिसका नाम चेंज कर दिया, इंदिरा रसोई योजना, इसको बना दिया गया, ठीक है ना। तो मतलब वही है, लेकिन मतलब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दोनों का एक ही है भाई, क्या कम पैसों में लोगों को अच्छा भोजन उपलब्ध करवाना। आगे बात समझ में? इसके अलावा कि जो लोगों को जो भी फ्री में रसोई गैस सिलेंडर दिया गया, ठीक है ना, तो वो किसके लिए भी, ठीक है, घरों में चूल्हे जलते थे, प्रदूषण होता था, खाना बनाने में प्रॉब्लम आती थी, ठीक है ना। तो उस प्रदूषण से कई लोग गाँव में बीमार भी होते थे लोग, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या उनको मतलब उज्ज्वला योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी योजना थी? उज्ज्वला योजना। इसके अंदर क्या है? गैस के चूल्हे वगैरह फ्री में जो कनेक्शन है वो दिए गए, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या सरकारी कई सारी योजना है जो नागरिकों के लिए होती है, ठीक है ना, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। और केंद्र और राज्य सरकार संविधान में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर क्या है? प्रयत्नशील है। मतलब इसमें भूमिका केंद्र सरकार भी निभाती है और राज्य सरकार भी निभाती है, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। अगली विशेषता पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेषता। अगली विशेषता और पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। ठीक, तो देखो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों मतलब जिनकी संख्या कम है देश में, ठीक है ना, वो थे अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई
और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मतलब क्या, जो अल्पसंख्यक है उनके धार्मिक, भाषाई, ठीक, इसके अलावा सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। अब जैसे कि क्या है, कम लोग हैं, जैसे सपोज करो कि कोई मोहल्ला है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। एक मोहल्ला है तो उसमें क्या है कि 2 परिवार तो सिखों के हैं, बाकी उसमें 70-80 परिवार किसके हैं, बणियों के, राजपूतों के, इनके सबके। अब जो 2 परिवार सिखों के, ठीक है ना, तो अब क्या है, सिखों के जो परिवार है अभी इनकी संख्या कम है। अब क्या होगी, मोहल्ले में कोई आयोजन करते हैं इनका खुद का, तो बाकी और धर्म के लोगों को प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, इनको बंद करवा देंगे। तुम्हारा यहाँ पे ये कुछ फालतू का लगा बड़ंगा चलेगा नहीं, ठीक है, रहना है तो रो आराम से, इस तरह से इन पर प्रेशर डालेंगे लोग। अब क्या है, भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर लिया, कल्याण की योजना की व्यवस्था। उनके धर्म को ठेस मत पहुंचाएगा कोई तो उनको सजा दी जाएगी, उनकी भाषा के नाम पर उनको कोई गाली देगा तो उनको सजा दी जाएगी। सांस्कृतिक अगर उनका कोई कार्यक्रम होगा उनको करेंगे तो, और उनको कोई मना करता है तो उनको सजा दी जाएगी। अब इनको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। अब 2 ये अल्पसंख्यक है, इनको मान लिया अल्पसंख्यक, मतलब इनके 2 ही परिवार है कम संख्या में। अब क्या है कि ये अपना धार्मिक आयोजन कर सकते हैं किसी भी मोहल्ले में, जैसे रह हो, इनके 2 ही परिवार है, लिंक करेंगे। अगर इनको कोई मना करता है तो जो मना करता है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आगे बात समझ में। इसके अतिरिक्त संविधान अनुसूचित जातियों जनजाति क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाएं, संसद, विधान सभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब क्या है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, अब जैसे सपोज करो अनुसूचित जनजाति, जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कभी शिक्षा नहीं मिली, उनको कभी पढ़ने का विशेष अवसर नहीं मिला, क्योंकि पहले के काल में क्या है, इन लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। राजा मजोक टाइम पे कहते हैं इनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो इसमें क्या है कि इन लोगों को अब कंपटीशन होता है, ठीक है ना, कंपटीशन होता है तो मतलब क्या है कि अब जो व्यक्ति जिसकी पूरी पीढ़ी पढ़ी लिखी है, पूरी पीढ़ी क्या है, पढ़ी लिखी सक्षम है, और अगर मान लो उस पीढ़ी के साथ अगर इनका कंपटीशन कराया जाए तो ये तो वैसे नीचे गिर जाएंगे। तो मतलब क्या है कि इनकी सीट रिजर्व की जाने लगी है। जैसे मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, 50 वैकेंसी है, तो उसमें क्या है कि इनका 10% आरक्षण है, तो मतलब 5 सीट ऐसी है जिसपे क्या है कि ओनली जो अनुसूचित जाति, ST और SC, शॉर्ट में ले लेते हैं, इनका जो एग्जाम है वो किस पे कंपटीशन, इनका जो कंपटीशन है वो इन 5 लोगों से होगा, इन 5 सीट के लिए होगा, ठीक है ना। इन 5 सीट के लिए ही क्या होगा, इनका कंपटीशन होगा। अब जैसे सपोज करो कि इनका कंपटीशन किन के लिए होगा, कि जैसे मान लो जितने भी ST है तो ST वालों का कंपटीशन किससे होगा, सिर्फ ST वाले, इनके जो बराबर के लोग हैं उनसे इनका कंपटीशन होगा। SC वाले तो SC वालों का कंपटीशन किससे होगा, SC वालों से, न कि SC वालों का कंपटीशन जनरल से। ये 5 सीट किनके लिए रखी गई है, इनके लिए अगर ये 5 सीट रखी गई है तो मतलब इनका कंपटीशन क्या होगा, इन सीटों के लिए ही होगा। तो इनका आरक्षण एक फिक्स कर दिया कि इनको भी क्या है कि अब ये मान लो एग्जाम है, ये IAS की है। अब IAS में क्या है, 5% ये 10% रिजर्व है, तो मतलब ये 5% में 5 IAS अनुसूचित जाति जनजाति के तो आएंगे ना, तो इनको भी आगे बढ़ने का क्या मिला, मौका मिला। तो इस तरह से क्या है कि इनको विशेष अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा देखो अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद है, अब अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद आदिवासियों के लिए काम करता है भाई। तो अनुच्छेद 330, आर्टिकल्स 330 और 332 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा और विधान सभा में क्या क्या इनको दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। देखो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, किसको, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को विधानसभा लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, 330 332 के तहत दिया गया है। या 332 330 अनुच्छेद 330 के तहत किस जनजाति को आरक्षण दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, तो मतलब अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में उनको आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा देखो प्रारंभ में यह व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक के लिए तय की गई थी, किंतु संविधान में संशोधन कर इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाता
रहा है। अब 95 संविधान संशोधन 2010 के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब जब इसको लागू किया गया था, जब ये कब तक के लिए थी, 25 जनवरी 1960 तक के लिए थी। फिर उसको वह क्या है, 95 संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2010, ठीक है ना। 95 संविधान संशोधन किया गया, उसके आधार पर क्या 25 जनवरी 2020 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया। 25 जनवरी 2020 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब अनुच्छेद 335 के 35 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब अनुच्छेद 335 इसके अंदर क्या है कि जो अनुसूचित जाति ST और SC, दो कास्ट के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, तो के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें क्या है, इनकी जो कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। जैसे सपोज करो IAS है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इनकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। किसके अंदर? आर्टिकल 135 के अंतर्गत। जैसे IAS है, IAS में क्या है, जनरल का व्यक्ति जनरल कैटेगरी से वो 6 बार अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। OBC का वो 9 बार अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ST और SC उसको अनलिमिटेड है, मतलब वो 50 साल का भी हो जाए तब भी वो IAS का फॉर्म भर सकता है। तो मतलब क्या आर्टिकल 35 के अंतर्गत 335 के अंतर्गत क्या है, जो सरकारी जो सेवाएं है, जो सरकारी वैकेंसियाँ है, नौकरी की जो वैकेंसी है, उसमें इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जैसे पटवारी है, पटवारी में क्या है, OBC, ठीक है ना। अब वैसे जनरल से हो तो जनरल का 35 साल तक बढ़ सकता है, OBC का 40 साल तक बढ़ सकता है। लेकिन जो ये ST SC है वो अनलिमिटेड, मतलब उसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है, मतलब 60 साल से पहले पहले कभी भी उसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। इस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की सेवाएं सितंबर 1993 से 27% आरक्षण लागू किया गया है। मतलब जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास, इसके लिए क्या है कि जो सितंबर 1993 एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। अनुच्छेद OBC के लिए सितंबर 1993 में क्या 27% आरक्षण लागू किया गया है, ठीक है ना। तो OBC के अंदर क्या है, जो OBC है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, OBC के लिए सितंबर 1993 में 27% आरक्षण लागू किया गया है। आगे बात समझ में, इस तरह से आपने क्या पढ़ा कि क्या है कि 330 और 332 के तहत अनुसूचित जाति जनजातियों को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक के लिए थी, किंतु जब संशोधन किया 95 संविधान संशोधन में 2010 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है। कौन सा अनुच्छेद में? 335 में। इसके अलावा जो OBC है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो केंद्र सरकार की सेवाओं में सितंबर 1993 से 27% आरक्षण लागू किया गया है, ठीक है। तो ये अपनी जो संविधान की विशेषता है ये सारी कंप्लीट हो चुकी है अब तक की। तो संविधान की जो विशेषता चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगले जो वीडियो में अपने प्रस्तावनाओं को पूरा करेंगे, प्रस्तावना इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसका PDF नोट्स जो है आपको मतलब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और इस क्लास की वीडियो के साथ मैं आपको जो संविधान की विशेषता है, संविधान की विशेषता है, इसकी भी आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।